नमस्कार जी। आप अपना संक्षिप्त में एक परिचय आप दें। सर्वप्रथम तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपने मुझे ये स्थान दिया यहाँ पे इस लायक, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैं संदीप कुमार शर्मा और मेरे पिताजी का नाम श्री सुब्रत शर्मा जी है। दोराला से मैं संबंध रखता हूँ, दोराला निवासी हूँ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल में जो हेडमास्टर से रिटायर हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर के मैंने शिक्षण का कार्य, अपनी पढ़ाई का कार्य और शिक्षण का कार्य शुरू किया। मैं वर्तमान में रामकृष्ण इंटर कॉलेज बड़कली, जो दोराला ब्लॉक में आता है, उसमें शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ प्रवक्ता के पद पर, हिंदी। और मेरी जो शिक्षा है वो MA हिंदी और राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र और BEd, ये मेरी शिक्षा है। तो यहाँ पर मतलब ये स्कूल जो है कब आपने शुरू किया? ये स्कूल की जो स्थापना थी वो तो 95 में 1995 में शुरू की थी प्राइमरी स्तर से। उसके बाद फिर जूनियर की मान्यता ली और उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी की और सन 2000 में इंटरमीडिएट की मान्यता ली हम लोगों ने। और कितना मुश्किल रहा आपके लिए सफ़र? मतलब सफ़र तो मुश्किल रहा, हर राह में कुछ न कुछ समस्याएं आई। और पहले तो सबसे पहले तो मान्यताओं में बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन फिर भी करते रहे। अब हिम्मत थी और कुछ करने की इच्छा थी तो वो करा हमने और उसमें आज सफलता भी पाई। आज हमारी इंटरमीडिएट की अपनी मान्यता है विद्यालय की, और ग्रामीण अंचल में बहुत कम फीस में हम लोग विद्यालय चला रहे हैं, वित्तविहीन विद्यालय है हमारा। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि मतलब आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना? मतलब आप हेडमास्टर के बेटे हैं अगर, जी जी, तो आप कुछ और भी चुन सकते थे, क्योंकि आपके पास जो है पैसों की कमी शायद नहीं थी उस हिसाब से, देखिए मध्यम वर्गीय परिवार था। नहीं, पैसों की तो कोई ज़्यादा अधिकता नहीं थी, क्योंकि शिक्षक तो इतना नहीं धन का अर्जन कर सकता। लेकिन मुझे लगता था कि शिक्षक से ज़्यादा कोई समाज को नहीं सुधार सकता। वास्तव में अगर जो समाज को सही दिशा और दे सकता है वो शिक्षक ही दे सकता है, तो इसलिए मैंने यही पेशा चुना। और यहाँ पर आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं मतलब यहाँ क्या देखते हैं? उप प्रधानाचार्य हूँ विद्यालय का, जी। और जो हिंदी के पीरियड है वो भी लेता हूँ, हिंदी के अध्यापक हूँ मैं। तो कैसे मैनेज करते हो आप इतना सब, मतलब पूरा विद्यालय चलाना एक तरीके से और सुचारू रूप से चलाना जी, और अलग अलग जितने भी आपके अध्यापक होते हैं सबका स्वभाव अलग होता है जी बिल्कुल। और ग्रामीण अंचल में और एक प्राइवेट स्कूल चलाना एक बहुत बड़ा टास्क है जी अपने आप में। तो जी। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, वो तो करना है, जब इरादा मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो सुबह से ही पिताजी ने बहुत कुछ सिखाया था। BEd करने से पहले ही हमें इतनी एजुकेशन दे दी थी उन्होंने कि सुबह समय से पहले विद्यालय जाना चाहिए, समय के बाद विद्यालय जाना चाहिए, और अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों का मेरे पिताजी ने मुझे जन्म से ही पहले से ही सिखाई ये सब बातें, तो उनका अनुसरण किया मैंने। और आज मैं हर चीज़ के लिए अपने जो भी कार्य मैं करता हूँ उसे अपनी पूरी मजबूती से, दृढ़ इच्छा शक्ति से करता हूँ। कैसे मैनेज करते हो? लेकिन जब कुछ भी दिक्कत आती है, बच्चों की किसी इशू में आती है या टीचर के साथ कभी कभी बच्चों की अनबन हो जाती है, बड़े बच्चे होते हैं 12th क्लास लेवल के, उनको आपस में बैठा करके बातचीत करा करके मैनेज कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमेशा कूल माइंड से ही कर लेते हैं, कोई ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेनी होती। और ऐसी बात नहीं है, बच्चों को समझाया जाए, अध्यापक भी सब लोग योग्य हैं, समझदार होते हैं, तो मैनेज करने की इच्छा तो हो ही जाता है कोई सी। तो अच्छा, आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है? मतलब क्या लगता है आपको, क्या क्या आप कुछ अलग कर रहे हैं सबसे? मैं पढ़ाने का तरीका तो देखिए, मैं अगर हिंदी की बात करूं तो मैं अपने विषय में पूरी मेहनत करता हूं और पहले उसको खुद ही पढ़ता हूं। सेल्फ स्टडी जरूरी है। प्रतिदिन मैं 1 घंटा या 2 घंटा समय निकाल करके, अपने पूरे गृहस्थ जीवन भी है मेरा, उसके बावजूद भी मैं समय निकाल करके सेल्फ स्टडी आज तक भी करता हूँ। और जब पीरियड में जाता हूँ पढ़ाने के लिए तो मतलब अपनी तैयारी खुद की करनी, और जाकर के सबसे पहले बच्चों को अनुशासित करना। चाहे 1 मिनट का टाइम हो उसमें मैं अनुशासित करता हूँ बच्चों को, और उसके बाद उनको पढ़ाता हूँ। और इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ कि बच्चा सब, चाहे कोई कितना भी उद्दंड बच्चा हो, वो भी शांति से सुनता है मेरी बात को। अच्छा। और उसका रिजल्ट भी है, परिणाम भी है कि मेरे जो इंटर का और हाई स्कूल का हिंदी का रिजल्ट है वो आप
चाहे तो विद्यालय में देख भी सकते हैं, 100% रहता है हर वर्ष। तो इतने इंगेज कैसे हो जाते हैं बच्चों से, मतलब इतना घुल मिल के जाते हैं, ऐसा क्या है उनको अपनत्व देता हूँ बहुत ज्यादा, और उनको ऐसा महसूस करा देता हूँ कि मैं इनका, आपका विद्यालय प्रांगण में आपका ही अभिभावक हूँ, तो मेरे से आप बिल्कुल फ्री माइंड से रह के पढ़िए, कोई दंड या कोई नहीं दूंगा, आप केवल अपना पढ़िए। आपकी कक्षा में कभी कोई उद्दंडता नहीं हुई? उद्दंडता तो बच्चे नहीं कर पाते, मतलब मैं उनको पहले से ही जाकर के बस इतने काम में लगा देता हूँ, जाते ही साथ उनको समय नहीं मिलता उद्दंडता करने का। कोई ऐसा बच्चा जो आपको हमेशा याद रहता हो, मतलब भले वो होशियार हो पढ़ने में, तो जी कोई है ऐसा, कोई उदाहरण है? बच्चे तो बहुत हैं असल में ऐसे, जो बहुत होशियार रहा हो, जो लगता हो आपके हाँ वो बेस्ट करेगा, ऐसा बच्चे कभी महसूस तो हुआ? बहुत हैं ऐसे कि जिन्होंने जीवन में, मतलब ऐसा है, लास्ट ईयर एक लड़की थी निशा गुप्ता, और उसने हिंदी में 96 मार्क्स एग्रीगेट लिए हैं, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में 96 मार्क्स आए हिंदी में उसके। तो और भी कई बच्चे रहे हैं ऐसे जिनके 90+ नंबर आए, तो बहुत अच्छे हैं बच्चे। और जो ऐसा है कि जो मैंने पढ़ा दिया और उनको जैसे अगले दिन मैंने सुना तो डिक्टो, अच्छा। मात्रा या कहीं कोई भी या लिखवाया तो उसमें डिक्टो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सुना। आपको क्या लगता है कि आपकी जो पढ़ाने की शैली है जी, वो अलग है सबसे? नहीं अलग तो नहीं कह सकता मैं, मेरे से तो बहुत बहुत विद्वान अध्यापक भी हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं मैं कि मैं कहूँ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ना ही कोई हो सकता। बिल्कुल, ये भी सच है कि कोई नहीं हो सकता सर्वश्रेष्ठ, लेकिन बस ये है कि मैं, जब मैंने बताया आपको कि मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ और मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को कभी ये नहीं समझता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। जिस दिन ये समझ लूँगा उस दिन मैं नहीं शायद कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि आज कैसे कुछ अच्छा करूँ, कल के लिए और कैसे अच्छा करूँगा, कल बच्चों के लिए और क्या ऐसा सुनाऊँ उनको, क्या उनको नया तरीका, हर रोज नया कुछ ना कुछ करने की इच्छा मेरे अंदर रहती है, तो मैं इसलिए उसका रिजल्ट भी अच्छा जाता है। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से खुद से परेशान होते हो, किसी बात से परेशान खुद से? परेशान नहीं तो मनुष्य को आती रहती है जीवन में बहुत सारी, गृहस्थ संबंधी भी और विद्यालय संबंधी भी और वैसे भी। कोई ऐसा वक्त है जो आपको याद हो, मतलब हम लोग सत्यता के आधार पर बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ कोई ऐसा वक्त हो जब आपको लगा हो कि अभी सब मतलब अच्छा नहीं चल रहा बिल्कुल भी, और स्ट्रेस है, हमें तनाव रहता हो दिमाग के अंदर, कुछ ऐसी बात? ये तो सब चीज सब बताने वाली नहीं होती, तो सब नहीं, एक छोटी बात होती है। नहीं, आप उस तरीके से मत बताओ, आप मुझे पर एक ऊपरी सतह आप बता सकते हो ना, ताकि कोई इससे प्रेरणा लेके, अगर मैं इस सिचुएशन में आता हूँ इस तरह की, आप एक बिल्कुल वो बात मत बताओ जो है, बट उस सिचुएशन, कैसी सिचुएशन रही हुई एक पल के लिए, और वो फिर आपने कैसे डील की? शायद कोई तो होगा ना, शायद उसे कुछ प्रेरणा। कई बार स्थिति हो जाती है, बच्चे बहुत ज्यादा उद्दंड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनके अभिभावकों को बुला करके समझाया, बच्चे को भी समझाया अलग से, अध्यापक से जिससे थोड़ा सा वो हुई तो उसको भी, तीनों लोगों को अलग अलग, फिर उनको एक सामने साथ बैठा करके समझाया, बातचीत की और हल निकला, और फिर आगे रिजल्ट भी उनका अच्छा निकला। तो कई बार ऐसी स्थिति बनी। जब आपने शुरू किया 1995 में अपना स्कूल जी, तो उस समय किस तरह की मतलब परेशानी आई आपको, ग्रामीण अंचल की तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से, कुछ ऐसा हुआ कभी? सबसे बड़ी परेशानी तो थी कि विश्वास, हम जानते बहुत ज़्यादा जानते थे तब तो विश्वास की थी कि भाई इन लोगों पे विश्वास कैसे किया जाए, तो हमने उस पर अपने पे खड़े उतरे, हमने मेहनत की धीरे धीरे। ये जो आप देख रहे हो जहाँ विद्यालय, यहाँ लगभग 10 फीट गहरा था ये। अच्छा। उसमें भराव कराया, और मैं मानता हूँ कि मेरे देखने से, देखते देखते ये लगभग कई लोग तो जो मिट्टी का भराव का था यहाँ, वो छोड़ के चले गए थे बीच में। अच्छा, कि इसमें कैसे, इसमें नहीं हो पाएगा, अभी हम तो नहीं कर पाएंगे। गांव के लोगों का बहुत सहयोग रहा है इसमें। अच्छा। और तब जाकर के इतनी बड़ी आज जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये सब बहुत लोगों का इसमें सहयोग है। हमारा भी लगातार दिन रात मेहनत रही, हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं बड़े, उन्होंने रात दिन अपनी जीवन पूरा होम कर दिया है। प्रधानाचार्य जी का आप नाम ले सकते हैं? उमेश जी हैं हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारे बड़े भाई जी हैं, और उनके साथ मैं हर निरंतर रहा, मैं हर पल जिया उनके साथ, और वो सब जो देन है आज उन्हीं की है कि वो आज विद्यालय इस स्तर पर है। अच्छा, मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, बचना नहीं है, नहीं बताना नहीं। तो भाई हैं, देखो ऐसा बोलते हैं कि जो गाड़ी है, गाड़ी में हर तरह के पुर्जे हैं, अपना जो टायर अपना काम कर रहा है, स्टीयरिंग अपना कर रहा है, हर चीज अपना काम कर रही है। अब आप लोगों ने गाड़ी तो तैयार कर ली,
बट गाड़ी के अंदर जो है स्टीयरिंग एक ही होता है जी वो एक ही हाथ में होता है। अगर दो लोग होंगे तो दोनों के विचार हो सकता है अलग हो, वो एक बोलेगा मैं लेफ्ट में जाऊंगा, एक बोलेगा राइट में जाऊंगा। तो कभी भी किसी भी बात पे कभी आपके बीच में किसी भी विचार पे मतभेद हुआ है? मतभेद तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं बड़ा बनूं। मैं हमेशा छोटा ही बनने की कोशिश करता हूँ, हमेशा छोटा ही रहता हूँ। तो बात मतभेद की तो कोई ऐसी रही नहीं, कभी जीवन में आई ये नहीं। चीज जो है आमतौर पे आप भी देखते होंगे। मुझे अच्छा लगता है कि मैं छोटा ही रहूं बन के, बड़ा बनने की कभी ना लगती, तो इसलिए मैं जब कभी उनको गुस्सा भी आता है तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ वहां से। बस मैं बड़ा हूँ पर मैं भी यही चाहता हूँ मैं छोटा रहूँ। बस 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 मेरी तो इच्छा ही है। तो आप जैसे अभी जो है हम देख रहे हैं आजकल ना भाई भाई भी जो है मोहब्बत नहीं रही। जी जी बिल्कुल मैं सच्चाई जितनी है। जगह गया हूँ और मैं परिवार में देखता हूँ समाज में जो बड़ा भाई के बोल रहे छोटा भाई तुरंत जवाब देगा, जी है ना उसका पलटवार करेगा उसकी मतलब कोई ना कहीं से। तो आपको क्या मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि कैसे डील करना चाहिए, छोटों को किस तरह व्यवहार करना चाहिए आज के समय को देखते हुए? क्योंकि आज का समय वो तो रहा नहीं पुराने वाला जब राम लक्ष्मण का समय। आज का समय बहुत मॉडर्न हो गया है, बहुत अलग ख्याल हो गए हैं, हर किसी को अपना कमाना है अपना खाना है, एक साथ में रहना नहीं चाहता। तो ऐसे में आप समाज को क्या कहना चाहेंगे, आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो वो समझ सके? क्या सबसे पहली बात तो देखिए ये है कि जो ये रिश्ते संबंध हैं ये नम्रता से टिक पाते हैं। अगर हम नम्र रहेंगे एक दूसरे के प्रति और निष्ठा रखेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो हो सकता है कि शायद मैं आपको यदि अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं तो मेरी और आप इनकी कभी, हालांकि हमारा ब्लड का रिश्ता भी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, सगे भाई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद आज तक कभी अर्थ के रूप में धन की कोई हमारे बीच आज तक कोई बात नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है। और कभी आज तक मैं अपनी तो क्या ही कहूँ, उनकी बड़ों की बताऊंगा कि उन्होंने कभी आज तक मेरे से कभी धन के लिए कोई प्रश्न नहीं किया कि तुमने कहाँ खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया, क्यों कर दिया, ये कहाँ क्यों के कोई प्रश्न मेरे से नहीं किए। तो आज तक हमारे बीच में धन की कोई बात नहीं, और सबसे बड़ा विवाद धन का ही होता है। तो जब ये विवाद नहीं है तो और तो सब बात गौण है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है आज के समय को देख। जी तो इसलिए उसमें कभी आज तक जब धन की नहीं कोई आई बात तो फिर चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं। छोटा बन के रहने का आनंद क्या है? छोटा बन के रहने का तो बहुत आनंद है सर। कुछ मुझे पॉइंट्स बताएं कि लाभ आनंद सबसे बड़ा तो यह है कि एक जो मैं बताऊं आपको, अपना अगर दृष्टिकोण देखा जाए, कर लो तो चाहे कितना भी कुछ, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अपना एक बचाव इतना रहता है कि मेरे ऊपर तो है कवर है, मैं तो सेफ हूँ। सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। तो मैं यदि वे विद्यालय में है तो मैं ये समझता हूँ कि मैं सेफ हूँ हर तरह से, मैं बिल्कुल फ्री माइंड रहता हूँ और अच्छा करने की मेरे अंदर क्षमता बढ़ जाती है। यदि वे विद्यालय में नहीं रहते हैं तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता हूँ, बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए भी ये कोई ऐसी बात है कि छोटा बनना के तो इतने हैं कि मैं शब्द ही नहीं दे सकता आपको, इतने फायदे हैं। मैं घर में भी छोटा हूँ अपने, भाई 3 भाई हैं, परिवार में छोटा हूँ, तो मुझे तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। सब्जी लाने की जिम्मेदारी, जैसे मैं ग्रस्त हूँ और मेरी एज 48 है, तो मुझे न सिलेंडर की चिंता, न गैस की, ना सब्जी लाने की चिंता, ना घर के सामान लाने की चिंता। तो छोटे का ये लाभ है। मेरे बड़े भाई हैं प्रदीप भारद्वाज, उनको ऐसे समझिए जैसे कभी राम रहे, राम थे तो ऐसे है मेरे लिए भी। लक्ष्मण तो नहीं कह सकते, उनको राम में कह सकते, मतलब ऐसे हैं और अच्छे कवि भी हैं, मतलब उनको रुचि है कवि, अच्छा कविता लिखने में, कुछ लेखन में, उसमें। और मेरे लिए हाँ मैं बात जी जी मैं बताऊंगा हमारी से यही 1 महीने बाद खत्म हो जी जी नहीं, उनसे मैं आपको समय दिलवा रहा हूँ। और बहुत मेरे लिए वे आदर्श है, अच्छे आदर्श हैं मेरे भाई बड़े। वो क्या करते हैं? वे उनका काम एजुकेशन है वैसे तो, लेकिन वो दुकान करते हैं अपनी, बुक डिपो है, किताबों की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, दोराला कस्बे। तो ये तो आपने बता दिया कि आपका कैसा व्यवहार है और छोटे होने के क्या लाभ हैं। तो एक बार जो है ये बताएं मेरे दर्शकों को कि जो है उनको कैसे रहना चाहिए परिवार में, वो जो छोटे हैं और बड़े हैं दोनों, ताकि सामंजस्य बना रहे। तो वो दोनों लोग कैसे रहें ताकि आगे जाके विवाद उत्पन्न ना हो, कोई परेशानी ना हो? देखिए वो तो ये है कि छोटा तो मैंने बताया, पहले भी बता चुका मैं, अब फिर दोबारा बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों कि छोटा बन के रहने में तो बहुत लाभ है। और छोटा
अगर रहेगा तो उसको लाभ तो मिलते रहेंगे। बड़ा ये सोचे कि भाई मेरा छोटा भाई है, उसे सम्मान भी दे और उसके अधिकारों का ध्यान रखे, तो कोई दिक्कत नहीं आती। जब आपने भुवनेश सर के साथ जब आप आए जी और स्कूल में आपने काम जी शुरू जी किया, तो परिवार की तरफ से कैसा था? क्योंकि तब कुछ भी नहीं होता, जी, जब जी, शुरू करते जी, हैं, जी, जीरो शुरू जी, करते हैं, जी, कुछ जी, होता ही नहीं। जी, तो तब एक होता है, एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जब शुरुआत करते हैं ना आप, तो कुछ समय के लिए तो परिवार सब खुश होते हैं कि चलो नया काम जी, शुरू जी। कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब लगता है ना कि ये काम कुछ चल नहीं रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, बिल्डिंग्स बनने में पैसा लग रहा है, कहाँ से आएगा? तो फिर कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होते हैं, कुछ ना कुछ परिवार में बातें होती है नहीं। देखिए, घर से मुझे पूरा कोऑपरेट मिला ना, तो मुझे कभी मेरे फादर ने, पिता ने, ना मेरे भैया ने ये कहा कि तुम्हें धन की देना है इतना या करना है, या बच्चे हैं छोटे तुम्हारे उनके लिए। उन्होंने मुझे फ्री रखा, आज तक भी फ्री हूँ। कोई मेरे पे प्रेशर दबाव नहीं है कि भाई तुम इतना कमा के लाना है, इन बच्चों का लालन पालन कैसे होगा, कि हम हैं। मेरे पिता भी आज भी हैं और लगभग 75 ईयर है उनके। तो वे भी कहते हैं कि सब कुछ धनी नहीं होता, सम्मान भी होता है। जो हमने पाया वो आप भी पाओ, और निष्ठा से लगन से बच्चों को पढ़ाओ, आपको भगवान जरूर आपकी सुनेंगे और आपको सही रखेंगे। तो मेरा तो यही मानना है। और जो आजकल जो आप देख रहे हो जी, 12th तक 12 तक है। 12th में तो बच्चा जो है बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। जी जी प्री मैच्योर हो जाता है। आप आज के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जी जी तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें किस तरीके का बिहेव करना चाहिए, या फिर शिक्षा को किस तरीके से लेना चाहिए? आजकल जो है डिजिटलाइजेशन हो चुका है, जी जी और आप देखते होंगे यदि आप अपना स्मार्टफोन निकाल के एक बार चेक करें, तो आप इंस्टाग्राम अगर ओपन करेंगे तो पढ़ाई से ज़्यादा चिंता उनको इस बात की है कि हमें क्या, मतलब कंटेंट क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसे करें, गाने के ऊपर लिपसिंग करना या फिर एक्टिंग करना, इन सब फील्ड में जाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि शायद ही उन्हें अच्छा लगता है, आसान लगता है। जी तो फिर आप क्या कहेंगे कि पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है, या फिर आप उस फील्ड में जाएँ जहाँ आप जा रहे हैं वो सही है? देखिए, मेरा मानना तो है कि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। यदि मैं कहूँ कि पढ़ाई करो, तो पढ़ाई भी अगर अति करोगे तो वो भी बुरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी अति हुई है किसी चीज़ की, वो विनाश की तरफ ही ले गई है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा बस केवल किताब के कीड़े बन के रहेगी, वो भी सफल नहीं हुए। और जो केवल फोन ही चलाते रहे या टीवी दे, मतलब जिस चीज़ की भी, किसी की भी अति जो है वो तो खतरनाक ही है। तो मैं तो मानता हूँ कि समय तो हर चीज़ को देना चाहिए, क्योंकि अगर गाना सुनना है, गाने सुनने से मेरा माइंड सही अच्छा होता है, तो सुन लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं। किस चीज़ में भी बुराई नहीं होती, बुराई तो केवल अति में होती है। अभी परिवार में आप देखो, गांव के अंदर जो मानसिकता होती है ना कि मतलब यदि बच्चा, अभी मान लो बच्चा 11th या 12th क्लास में, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तैयारी भी करनी है, बहुत सारी चीज़। अब आपने एक बहुत सुंदर बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बेहद अच्छी लगी, कि अगर किसी एक्टिविटी को करने से आपके मन को शांति मिले या आपको अच्छा लगे तो करनी जरूर है ना। लेकिन ऐसा मानना है कि यदि आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मोबाइल में लिया आपने, आप जो है गाना सुन रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो परिवार वाले से डांटना शुरू कर देते हैं, एक तरह टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सामने आती है इस तरह की बातें। ऐसा लगता है कि जैसे ये तो गलत ही काम है पूरा, और ऐसी एक मानसिकता होती है। हम जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है एनी टाइम। आपने यदि बोला कि, और इंडियंस में ये ज़्यादातर होता है कि अगर बोला कि इस रास्ते नहीं जाना है, तो उस रास्ते जाएगा और देख के आएगा क्या है। तो ये जो है, इसके लिए पेरेंट्स क्या कहना चाहिए, अभिभावक क्या कहना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करें? अभिभावक बच्चे पे विश्वास करें, ऐसी बात नहीं है सब 100% एक जैसी बात होती है। विश्वास करे उस पर, और उसे करने के लिए प्रेरणा दे कि भाई पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, और जो व्यसन है उनसे भी दूरी रखे। और सबसे ज़्यादा बात है, जो छोटे बच्चे हैं, जो 9, 10, 11, 12 तक के बच्चे हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि अभिभावक उनका ध्यान रखें, उनसे बातचीत करते रहे, उन्हें स्नेह भी दे, डांटे भी तो स्नेह भी दे साथ साथ। मेरा तो यही मानना कि स्नेह जरूर है। अगर स्नेह मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, उसकी सुनी जाएगी बात और उसे अपने विश्वास में लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से बच्चा कहीं गलत नहीं जा सकता।
तो बिल्कुल सही जाएगा। संतुलन बना संतुलन है। बना के, और वो अभिभावक का काम और अध्यापक का भी है, क्योंकि अध्यापक के पास बच्चा रहेगा 4 घंटे 5 घंटे, वो भी बीच में तारतम्य टूटता रहेगा, आज आया कल छुट्टी है। हमारी तो सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य ये है कि छुट्टियाँ बहुत होती है विद्यालय में, छुट्टियाँ बहुत होती हैं। तो बच्चा मान लो 1 महीने की अभी छुट्टी है जून की, उसमें अलग हो गया बच्चा हमारे से, अब उसको 15 दिन तो कम से कम इस काम में लगेंगे हमारे, उसको दोबारा से लाइन पे लाने पे कि भाई मैं अध्यापक हूँ, तू बालक है। ये चीज़ भी बच्चा 1 महीने में बिल्कुल अलग हो जाता है, मामा के गया, नाना के यहाँ गया, कहीं भी बाहर बुआ के गया, तो उन सब चीज़ों से दूर हो जाता है, फिर वापस आएगा, उसको समझाएंगे भाई आप अध्यापक हैं। खासकर छोटे बच्चों के साथ ये होता है, तो मैं अभिभावक उसका निरंतर ध्यान रख सकता है, उसके पास सबसे ज़्यादा समय बीतता है बच्चे, तो उसको विश्वास में भी रखे लेके, और उसे अच्छे बुरे की बताए कि ये अच्छा है, ये करके अच्छा होता है, बुरा होता है। ऐसी बात नहीं कि बच्चा फिर भी कहीं गलत चला जाए या गलत कर दे। जो आज के समय की सबसे मुख्य जो है वो नशे की है। बच्चा देहात में तो कम है फिर भी, लेकिन बाहर वो सब संगति का प्रभाव हो रहा है सर। संगति बहुत खराब, हम लोग देख नहीं पाते, अपने कामों में सब लगे हुए हैं अभिभावक, तो इसलिए अपने बच्चे का ध्यान रखें, उससे पूछते रहें भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहे हो, और ये शेड्यूल बना लें अपना। मेरा तो अभिभावकों से यही निवेदन है कि वो सुबह से और रात तक का शेड्यूल बनाएं, कहाँ सो रहा है बालक, ये भी ध्यान रखें, और उसके पास उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। अच्छा, अब जो है आप मुझे वो बताएं जो आप बताना चाहते हो, कुछ भी, मतलब आपको अपना मन क्या है मेरे दर्शकों से कहने का, क्योंकि इस चीज़ को बहुत लोग देखने वाले हैं जी। तो आप बताएं कि आपका क्या मन है, मतलब जैसे होता है ना कोई सवाल रह गया हो और आपके मन में कोई बात हो जो आप कहना चाहते हो, तो कुछ भी अगर ऐसी बात है, कुछ भी है तो आप कह सकते हैं। देखिए मन क्या, जब मैं अध्यापक हूँ तो अध्यापक जैसी ही बात करूँ। मन की बात तो ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारा देश है वो कुछ जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, उनसे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी बुराइयां। और आज के समय में जो हमारा युवा है वो भटक रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे नशे में, पढ़ाई से भी, कार्यों से भी, माता पिता का बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहा, शादी होगी उसके बाद वो बिल्कुल केवल अपने तक ही सीमित हो गया। उन सब चीज़ों के लिए मैं तो कहना चाहूँगा कि भाई ये सब चीज़ जो है हमारा हम सबका ही कर्तव्य है, अभिभावक अध्यापक सबका, उनका ध्यान रखें और हमारा देश एक बहुत अच्छा देश बने। और हमारे माननीय जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं। मैं तो उनका फैन हूँ बहुत बड़ा। अच्छा, मोदी जी का वे भी अपने उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण हो देश में, तो उसके ऊपर भी काम किया जाए। और मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा इसके माध्यम से चैनल के आपके कि वे इस पर कठोर कोई कानून लाए। तो ये सबसे बड़ी हमारे देश की का दुर्भाग्य है, जब से जनसंख्या नियंत्रण हो जब तक कोई देश उन्नति नहीं कर सकता। मोदी जी के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं जी। तो मोदी जी में आप क्या देखते हैं, मतलब क्यों हैं आप उनके फ़ैन, कुछ कारण? उनके डिसीजन का फ़ैन हूँ मैं, जो भी डिसीजन आज तक उनके लिए उन्होंने, जैसे धारा 370 का हो या और भी जो भी डिसीजन है उनके ठोस हैं। मतलब वो अपने निर्णय पे अटल हैं, जो भी डिसीजन लिया है उस पर एकदम खड़े। सात्विक प्रवृत्ति के हैं, जितना मैंने उनको पढ़ा, जाना, समझा, तो उनका इसलिए फैन। आपको जो है हमारे साथ, मेरे साथ बातचीत करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आपने मेरे सब तरह के बिंदुओं को छुआ, हृदय तक पहुंचा दी अपनी बात है, तो उसके लिए तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आप मेरे दर्शकों से मतलब ये कह सकते हैं अभी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और जो आपका विषय है ये सब बहुत अच्छा है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, और लाइक करें। और आपने मतलब सब सीखा हुआ है नहीं सीखा हुआ नहीं, शेयर करें ताकि शेयर करें, आपकी जो जानकारी है वो सब तक पहुँचे, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।